Hi viewers, my name is Ashutosh Sharma and I'm back, born in UP, brought up in India, traveling the world and working with people across the globe. I'm an engineer by education, travel entrepreneur by chance, entrepreneur by choice and tour operator by profession. आज का थंबनेल जान करके आपको अंदाजा लगी गया होगा कि आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस नॉलेज सीरीज इज ब्रॉट यू बाय सफरजनी। आज हम इस सीरीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं और इस सीरीज में जो पहला डेस्टिनेशन हम आपके लिए लेके आए हैं वो है नेपाल। हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे आपसे नेपाल के बारे में, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या देखना है, क्या घूमना है, कहाँ खाना है, क्या एडवेंचर एक्टिविटीज ऑफर कर रहे हैं। तो नेपाल एज अ डेस्टिनेशन क्या है, वो सारी चीजें हम आपसे इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। आज इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम मेनली जो है नेपाल का इंट्रोडक्शन और सारी चीजों का एक ब्रीफ आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा नाम है आशुतोष। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको जो है लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे मिल जाऊंगा। हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो है आशु UP53। आप इन सारे सोशल मीडिया पे हमें आशु UP53 से सर्च कर सकते हैं एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 5 पॉइंट। पहला पॉइंट होगा हमारा नेपाल एज अ कंट्री के बारे में। नेपाल की ज्योग्राफी क्या है, नेपाल के नेबर्स कौन है, क्लाइमेट क्या है, वहाँ करेंसी क्या चलती है, फूड क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे मिलते हैं वहाँ पे, ये सारी चीजों के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वीजा। वीजा रूल्स जो है वो हमारे इंडियंस के लिए कैसे हैं, साउथ नेशनल्स के लिए कैसे हैं, फॉरेनर्स के लिए कैसे हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या वीजा फी होते हैं इसके। सेकेंड सेक्शन हमारा ये होगा। थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे आपकी टूर प्लानिंग फाइनल होने के बाद, आपके पैकेजेस फाइनल होने के बाद आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ये कवर होगा हमारे थर्ड सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन होगा हमारा जो प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन है नेपाल के अंदर, जो भी हम प्लेसेस कवर कराते हैं, जो भी हम विजिट कराते हैं, उन प्लेसेस की इंपॉर्टेंस क्या है उसका एक ब्रीफ मैं आपको दूंगा। बाकी इन प्लेसेस की डिटेल जो है, इसकी हर एक प्लेस की, जैसे काठमांडू है, पोखरा है, चितवन है, हर एक प्लेसेस की डिटेल जो एक वीडियो होगी हमारे आने वाले सीरीज में, और उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको उस पर्टिकुलर जगह की डिटेल में मैं आपको डिस्क्रिप्शन और इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। और लास्ट जो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, थिंग्स टू डू एट नेपाल। आप एडवेंचर एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, आपको इंडियन फूड अगर लेना है तो आप कहां ले सकते हैं, आपको शॉपिंग करनी है तो आप क्या शॉपिंग कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, और आप नेगोशिएट कैसे करेंगे। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इन सारे सवालों को जानने के लिए आप प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो है जो लोग भी अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं नेपाल के लिए, वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी क्वेरी जो है वो यहाँ से रिजॉल्व कर पाए। आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन। हमारा फर्स्ट सेक्शन है नेपाल एज अ कंट्री के बारे में, जिसमें जो है हम आपको ब्रीफ बताएंगे कि नेपाल क्या है। दोस्तों, नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल जो है 3 तरफ से अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं आपका वेस्ट साइड, आपका साउथ साइड और आपका ईस्ट साइड, तो ये कवर होता है हमारा इंडिया से। इंडिया जो है वो नेपाल को 3 साइड से कवर करता है। और अगर हम नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ में है हमारा तिब्बत और चाइना। दोस्तों, नेपाल जो है साउथ एशिया में एस्टैब्लिश है, और नेपाल की अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो नेपाल में जो है वो 49th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। और अगर मैं ज्योग्राफी वाइज बात करूं तो इसका प्लेस आता है 93rd। नेपाल की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो है 800 किलोमीटर, और अगर विड्थ की मैं बात करूं तो वो है 200 किलोमीटर। नेपाल की अगर एरिया की हम बात करें तो वो तकरीबन आता है 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर का नेपाल का एरिया है दोस्तों। और अगर हम नेपाल के इतिहास की बात करें तो नेपाल का इतिहास काफी पुराना है, और अगर हम ईयर्स में इसको कह पाए तो ये लगभग 55,000 साल पुराना है दोस्तों। जैसे कि इंडिया में हमारे पुराने जो राजा महाराजा हुआ करते थे, सेम वैसे ही नेपाल में भी जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है डायनेस्टीज और रूलर्स रहे हैं, और उन्होंने इनको जो है रूल किया है। अगर मैं इसमें से कुछ मेनली जो मेन डायनेस्टीज या राजवंश रहे हैं, अगर मैं उनका नाम ले पाऊं यहाँ पे, तो वो हैं शाक्यास, गुप्तास, लिच्छवीज, ठाकुरीज, खास, मल्लास, गोरखास एंड राणास। दोस्तों, जब आप नेपाल विजिट करते हैं, नेपाल की जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जब आप इनको विजिट करते हैं तो नेपाल की जो हिस्ट्री है, जो ये हमारी डायनेस्टीज हैं,
इनके आपको फुटप्रिंट्स मिलते हैं, इनके आपको कल्चर्स मिलते हैं, इनके जो रिमेन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं वहां पे। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है नेपाल के बारे में जो मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है नेपाल का फ्लैग। दोस्तों, आपने जितने भी फ्लैग्स देखे होंगे वर्ल्ड में, सारे फ्लैग जो है वो क्वाड्रा शेप में होते हैं, बट सिर्फ नेपाल का ही एक ऐसा शेप है जो क्वाड्रा शेप में नहीं है। और ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये फ्लैग आपको बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा होगा हमारे जो पुराने हिंदू फ्लैग्स हुआ करते थे, जो हमारे पताका हुआ करते थे, उनसे रिजेंबल करता है। और ये फ्लैग आज भी जो है नेपाल का फ्लैग इस तरीके से है, और सिर्फ इसकी एक ही वजह है कि नेपाल आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ। यस, आपने सही सुना, नेपाल आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ, और जिसकी वजह से जो भी उनका हिंदू कल्चर था या बुद्धिस्ट कल्चर था, उसी कल्चर को वो आज तक कैरी कर रहे हैं, और ये उनका फ्लैग भी जो है वो उसी कल्चर को आज भी रिप्रेजेंट करता है ना इंटरेस्टिंग चीज जो आपको आज पता लगी। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, जब हम नेपाल प्लान करते हैं, नेपाल जाने के लिए प्लान करते हैं, पहला सवाल आता है कि भाई वहां पे हम कैसे खर्च करेंगे और वहां का क्लाइमेट क्या होगा। तो दोस्तों, नेपाल में 4 तरीके के सीजन होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अगर मैं इन सीजन्स को एक्सप्लेन करूं, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्प्रिंग सीजन का स्टार्ट होता है वो मार्च टू मई रहता है, जहां पे एवरेज टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री के आसपास होता है। अगर हम समर्स की बात करें तो समर जो है वो रहते हैं आपके जून से लेके अगस्त तक, और यहाँ पे जो टेम्परेचर जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो जाता है अराउंड 30 डिग्री के आसपास। अगर हम एटम सीजन की बात करें तो एटम स्टार्ट होता है सितंबर टू नवंबर, और यहाँ पे जो एक मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 डिग्री, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री के आसपास होता है। बट फ्रेंड्स, विंटर जो है वो काफी कोल्ड होता है नेपाल में, और विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 0 समटाइम जो है बिलो 0 भी जाता है, या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ पे हमने एक ग्राफ और एक टेबल आपके लिए प्रेजेंट किया है। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे टेम्परेचर की मंथ वाइज, ये हमारा जो है वो रेनफॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फिगर्स जो है वो हमारे ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक रफ आइडिया है आपके लिए कि आप किस मंथ में आप किस मंथ में अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं, और उस टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या होता है एवरेज, आपका रेनफॉल क्या होता है, और आपकी ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो आप इसके हिसाब से अपना ट्रैवल मंथ जो है वो प्लान कर सकते हैं। और आप अगर लास्ट में नीचे टेबल देखेंगे तो इस टेबल में आपको जो है आइडिया मिल जाएगा कि किस मंथ में कहाँ पे जो हमारे प्लेसेस हैं, जैसे काठमांडू, पोखरा और चितवन, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर होता है। ये आपको हेल्प करेंगे आपकी जो है ट्रैवल मंथ को डिसाइड करने के लिए। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन रही हमारी क्लाइमेट के बारे में। आई होप कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे क्लाइमेट से वो इसमें सॉल्व हुए होंगे। आगे आते हैं हम करेंसी के बारे में। दोस्तों, नेपाल की अगर मैं करेंसी की बात करूं तो वहां की करेंसी जो है वो भी रुपीज है, उसको नेपाली रुपीज कहते हैं, और उसको जो इशू करता है वो है नेपाल राष्ट्र बैंक। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे नेपाल में नेपाल का राष्ट्र बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है उनका, वो उन करेंसीज को इशू करता है। और करेंसी नोट्स की अगर हम बात करें वहां पे, तो करेंसी नोट जो है उनके 1000 के डिनोमिनेशन में 500, 100, 50, 20, 10 और 5 रुपीज के डिनोमिनेशन में वहां पे करेंसी नोट्स आते हैं। कॉइन्स आपको सिर्फ वहां पे 2 मिलेंगे, 1 रुपी के एंड 2 रुपीज के कॉइन। दोस्तों, नेपाल में एक चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं, तो नेपाल में आपके जो इंडियन करेंसी हैं वो चलते तो हैं, लेकिन जो नए करेंसी नोट्स हैं 2000 एंड 500 वो वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद आपके वहां पे कौन से नोट्स चलते हैं, उनको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहां से कन्वर्ट करेंगे, क्या वैल्यूज आपको मिलेंगी, ये मैं आपको इसी वीडियो में अगले सेक्शन में बताऊंगा, करेंसी के सेक्शन में। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वहां पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड फूड का। हम जब भी अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो एक चीज का ख्याल जरूर आता है कि भाई हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां पे क्या होगा। तो दोस्तों, नेपाल में आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मैक्सिमम जो है वो आपका बाई रोड होता है। आपने अपने पैकेज अगर ट्रैवल एजेंट से फाइनल किया है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपका ट्रैवल एजेंट जो है वो आपके लिए आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो अरेंज करके आपको देते हैं। आपको जो है आपके लिए एक पर्सनल डेडिकेटेड व्हीकल आपके लिए होती है, या फिर जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने उनसे फाइनलाइज किया है वो आपके लिए अरेंज करके देते हैं। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, आप सोलो ट्रैवलर हैं और आप एक इकोनॉमिकल वे चाहते हैं कि जिससे जो है मेरी जर्नी कंफर्टेबल रहे और इकोनॉमिकल भी रहे,
तो जैसे हमारे इंडिया में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं, वैसे ही वहां पे साझा यातायात करके बसेस चलती हैं जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, तो आप उन बसेस को अवेल कर सकते हैं। बट यस, ध्यान रखिए कि आज कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे या इसके बाद जब आप जर्नी अपनी प्लान कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एडवाइजेबल नहीं होगा। तो प्लीज आप इस चीज का ख्याल रखिएगा और अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आप अपना चूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली। अगर आप सिटी के अंदर हैं और सिटी में आप सिटी टूर ले रहे हैं और आपको मार्केट प्लेस अगर विजिट करना है, तो आपको 3 व्हीलर रिक्शाज और पैडल रिक्शाज, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाती हैं, जिसको आप इजीली यूज करते हैं और इजीली आप वहां पे आराम से विजिट कर सकते हैं। अगर आप ये प्लान करते हैं कि भाई आपको एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी में आप बाई रोड जर्नी में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बाई एयर भी जा सकते हैं। काठमांडू से जितने भी मेजर सिटीज हैं वहां की बाई एयर कनेक्टिविटी है। लाइक अगर मैं बात करूं तो पोखरा से काठमांडू से पोखरा की फ्लाइट आपको मिलती है, काठमांडू से आपको भैरवा की फ्लाइट मिलती है, काठमांडू से जनकपुर आपको फ्लाइट मिलती है। तो इन सारे सेक्टर्स में फ्लाइट आपकी अवेलेबल है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड से एंटर कर रहे हैं, अगर आप विराटनगर से आ रहे हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी भी आपको जो है वो फ्लाइट से मिलती है। विराटनगर टू काठमांडू, काठमांडू टू विराटनगर आपकी फ्लाइट अवेलेबल है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है नेपाल के अंदर। आप इजीली जो है कहीं से भी कहीं आप आराम से जा सकते हैं और आप जो उनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फूड के ऊपर। हम इंडियंस के लिए वो चीज जो आपको वरी करती है वो होता है आपका फूड, कि यार हमें वहां पे हमारा इंडियन फूड मिलेगा कि नहीं। अगर मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं, अगर मैं रीजनल फूड की बात करूं, तो हमारे जो गुजराती भाई आते हैं या हमारे जो महाराष्ट्रियन भाई आते हैं या जो हमारे साउथ इंडियन भाई आते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं अपने फूड के लिए। यार मुझे साउथ इंडियन मिल जाएगा कि नहीं, यार मुझे गुजराती फूड मिलेगा कि नहीं, यार मुझे मारवाड़ी फूड मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों डोंट वरी, आपके ये सारे फूड जो है नेपाल में अवेलेबल हैं। ये कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वीजा सेक्शन। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि वीजा के क्या रूल्स हैं। अगर आप इंडियन हैं तो वीजा के रूल आपके लिए क्या हैं, और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके वीजा के रूल आपके लिए क्या हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इंडियन नेशनल हैं और आप नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ जो है वो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे जो है आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ हो, आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस जो है कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं वहां पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और कंडीशंस अलग हैं। बाई रोड ट्रैवल करते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है। तो आइए जानते हैं कि बाई एयर आपको क्या करना है और बाई रोड आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर आप बाई एयर ट्रैवल करना चाहते हैं और आपकी एज अबव 18 ईयर्स है बट बिलो 65 ईयर्स है, तो आपको जो है ट्रैवलिंग के टाइम पे अपना वैलिड पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड कैरी करना है। आपको जो है इन दो डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट मस्ट है जिसको आपने कैरी करना है। इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। आप अगर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आप कुछ भी लेके जाते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स पे आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप एडल्ट हैं, आपकी एज अबव 18 ईयर्स है और बिलो 65 ईयर्स है, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट या फिर आपका वोटर्स आईडी कार्ड होना चाहिए। तभी आपकी जो है वो इमिग्रेशन क्लियर होगी और आपको फ्लाइट बोर्ड करने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इंडियन हैं और आपकी एज 15 ईयर्स के नीचे है, ध्यान दीजिए, अगर आप इंडियन हैं और आपकी एज 15 ईयर्स के नीचे है या फिर 65 ईयर्स के ऊपर है, तो फिर जो है आप आधार कार्ड के बेसिस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड लेकर भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी बोर्डिंग जो है वो अलाउ की जाएगी। और इन्फेंट्स के लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स अपने साथ बच्चे का, इन्फेंट का, अपना इन्फेंट या नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने साथ कैरी करेंगे। अब एक एज ब्रैकेट बचता है बिटवीन 15 टू 18। अगर आप बिटवीन 15 टू 18 एज ब्रैकेट में अगर आपका बच्चा है तो उनका जो स्कूल आईडी कार्ड है आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको जो है वो अलाउ किया जाएगा। दोस्तों, 4 सेक्शन थे, चारों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप एडल्ट हैं, आपकी एज 18 टू 65 है तो आपके पास पासपोर्ट या वोटर आईडी होना चाहिए।
आपकी एज बिलो 15 या अबव 65 है, आप आधार कार्ड पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड मस्ट नहीं है। इन्फेंट के लिए जो रूल है वो है उनका बर्थ सर्टिफिकेट, और कोई किड्स जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके लिए जो है आपका स्कूल आईडी कार्ड वो होना चाहिए। आप उसके बेसिस पे बाई एयर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये रूल्स है हमारे बाई एयर इंडियंस के लिए ट्रैवल करने के। आइए नेक्स्ट जानते हैं हमारा बाई रोड के लिए क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, बाई रोड आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी भी लैंड बॉर्डर से अगर नेपाल एंटर करते हैं तो आपके पास 6 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी एक हो, आप उसको लेके ट्रैवल कर सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, अगर आपके पास है तो आप पासपोर्ट के बेसिस पे ट्रैवल कर सकते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास है, आप उसके बेसिस पे ट्रैवल कर सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज के एम्प्लॉय हैं, कॉमन एम्प्लॉयज हैं, तो इन अथॉरिटीज के द्वारा इशू किया गया आपका कोई भी आईडी कार्ड है, आप उसके बेसिस पे ट्रैवल कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी एट काठमांडू, उन्होंने आपको कोई इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू किया है, आप उसके बेसिस पे ट्रैवल कर सकते हैं। इंडियंस जिनका एज ग्रुप बिटवीन 15 टू 18 ईयर्स है और वो नेपाल में एंटर करना चाहते हैं, तो उनके पास उनका स्कूल आईडी कार्ड है, कॉलेज आईडी कार्ड है, जिसके बेसिस पे वो एंटर कर सकते हैं और जा सकते हैं। इन्फेंट या जो नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनका बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको बाई रोड एंट्री दी जाती है। दोस्तों हम नेक्स्ट जानते हैं कि वीजा रूल्स क्या है हमारे अदर नेशनल्स के लिए। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे गेस्ट ऐसे भी आते हैं कि जो है तो इंडियन ओरिजिन बट उनके सिटीजनशिप इंडियन नहीं है, मीन्स कि उन्होंने अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और वो आज के दिन में या तो यूएस सिटीजन है या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है या सिंगापुरियन सिटीजन है या किसी और कंट्री के सिटीजन है। दोस्तों आपके लिए जो है वो वीजा मस्ट है। आप जब एंटर करेंगे नेपाल में तो आपको वीजा लेना है और आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। आप अपने आईओसी कार्ड पे एंटर नहीं कर सकते हैं, आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा अप्लाई करके ही जाना होगा। फ्रेंड्स जब आप वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा अप्लाई करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए जो है नेपाल में वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है। तो अगर आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको वीजा ऑन अराइवल वीजा आपको मिल जाएगा। आप वहां से अप्लाई करके अपना वीजा लेकर के नेपाल में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं और आप बाई रोड नेपाल एंटर कर रहे हैं तो हमारे जो भी एंट्री पॉइंट्स है लाइक काकरबिता है, बीरगंज है, भैरवा है, नेपालगंज है, गंडकी चौकी है, या इंडिया नेपाल का बॉर्डर हमारी कोडरी है, या इंडिया चाइना बॉर्डर है कोडरी का, उस पे तो आप वहां से वीजा लेंगे और तब आप जो है नेपाल में एंटर करेंगे। वीजा फीस के बारे में मैं आपको बताऊं, वीजा फीस जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही एक्सेप्ट की जाती है। प्रेफर करेंसी है आपकी यूएस डॉलर। अगर आपके पास यूएस डॉलर नहीं है तो आप यूरोज में, स्विस फ्रैंक में, पाउंड्स में, यूएस डॉलर्स में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, कैनेडियन डॉलर्स में, हांगकांग डॉलर्स में, सिंगापुर डॉलर्स में, जापानीज येन में आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई करेंसी नहीं है तो प्लीज जब आप अपनी कंट्री से फ्लाई करते हैं, नेपाल आते हैं, तो एटलीस्ट आप अपनी वीजा फी के लिए आप यूएस डॉलर या इन करेंसीज में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके साथ में लेके नेपाल के लिए आप प्लान कीजिए और आइए, ताकि जो है आपको इमिग्रेशन पॉइंट्स पे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान रखिए इमिग्रेशन पॉइंट्स पे वीजा के लिए वीजा फी जो है वो सिर्फ कैश में ही एक्सेप्ट की जाती है। वहां पे कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, कोई इंडियन करेंसी, कोई नेपाली करेंसी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ वीजा फीस कितनी लगती है। वीजा फीस अगर आप 15 डेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वीजा तो $25, अगर आप 30 डेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो $40, अगर आप 90 डेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो होता है $100। तो ये थे हमारे वीजा रूल्स फॉर इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। हमारा अगला सेक्शन है मस्ट नो बिफोर ट्रैवल। दोस्तों जब आप अपनी जर्नी प्लान कर रहे होते हैं, प्लान करने से पहले आपने अपने पैकेज बुक करने से पहले आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं जिसको हमने इन सेक्शंस में कवर किया। इस सेक्शन में जो हमारा मस्ट नो बिफोर ट्रैवल का सेक्शन है, इसमें जो है आपका जब पैकेज फाइनल हो जाता है उसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज बच जाती हैं, कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, तो उस सेक्शन उन क्वेरीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों मेनली जो है 4 तरीके की क्वेरीज होती हैं जब आपका पैकेज फाइनल होता है। पहला कि भाई हमें जब पैकिंग करनी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमारी करेंसी क्या होगी, हम वहाँ पे अपने शॉपिंग्स, अपने खर्चे कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे।
वो सेकंड क्वेरी होती है हमारी। तीसरी क्वेरीज होती है कि भाई हम नेपाल से इंडिया में कॉल कैसे करेंगे, क्या सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल हैं। चौथा कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो फोन है, वो कैसे चार्ज होगा, वहाँ पे सॉकेट से पावर सप्लाई कैसी आती है। तो इन चारों क्वेश्चंस को हम आपके यहाँ पे एड्रेस करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा पहले सेक्शन से, जब आप लगेज पैकिंग। दोस्तों, जब आप लगेज पैक कर रहे हैं तो मैं हमेशा अपने ट्रैवलर्स को यही सलाह देता हूँ कि आप अपना लगेज जो है वो काफी लाइट पैक कीजिए और जरूरत की ही चीजें अपने साथ आप कैरी कीजिए, ताकि जो है आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ रहे। नेक्स्ट, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है वो होती है आपकी मेडिसिन और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, जो भी आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उनको आप हैंडी रखिए, ताकि जो है आपको अपना लगेज एयरपोर्ट्स पे या जब भी आपके कोई सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपको चेक करते हैं तो वो आप इजीली उनको दिखा सकें, आपको अपना लगेज या बैग सबके सामने ओपन करने की जरूरत ना पड़े। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट को हैंडी रखिए, उसके लिए एक छोटा सा पाउच बैग अपने पास रखिए और उसमें आप उसको कैरी कीजिए। आपकी जो रेगुलर मेडिसिन हैं, सपोज अगर आप डायबिटिक हैं या बीपी के पेशेंट हैं या कोई और आपकी कोई रेगुलर मेडिसिन आपकी चल रही है, तो उन मेडिसिन को भी आप अपने हैंडी बैग में रखिए, ताकि जो है वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो। इन सब चीजों के अलावा मैं एक सलाह और देता हूं अपने ट्रैवलर्स को कि हमेशा एक फर्स्ट एड किट अपने साथ कैरी कीजिए, जिसमें आपका सावलॉन हो, कॉटन हो, कुछ हैंडी प्लास्ट हो, कुछ आपकी जनरल मेडिसिन लाइक हेडेक की मेडिसिन, वॉमिटिंग की मेडिसिन, स्टमक पेन की मेडिसिन, आपके जो है वॉमिटिंग की मेडिसिन। तो ये सारी चीजें जो है उसमें उस बैग में आप उसको पैक कीजिए। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जोर देके मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप माउंटेन पे ट्रैवल करते हैं और आपको माउंटेन मोशन सिकनेस है तो आप अपने साथ वॉमिटिंग की टैबलेट जरूर कैरी कीजिए, ताकि जो है आपको माउंटेन्स पे घाट सेक्शन के ऊपर जो है जो वॉमिटिंग सेंसेशन होती है या बहुत लोगों को वॉमिटिंग होती भी है तो वो प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। तो इन सारी चीजों को आप अपना लगेज पैक करते समय इन चीजों को आप अपने ख्याल रखिए और इन चीजों को के हिसाब से अपनी पैकिंग कीजिए। आइए नेक्स्ट आते हैं हमारे करेंसी के ऊपर। दोस्तों, नेपाल के अंदर जो करेंसी है हमारी वो नेपाली करेंसी चलती है और हमारी जो इंडियन करेंसी है वो भी एक्सेप्ट की जाती है। बट जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो नेपाली करेंसी है जो हमारी इंडियन करेंसी है वो 500 और 2000 जो हमारे न्यू करेंसी नोट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे इनके लोअर डिनोमिनेशंस हैं, मतलब 100, 50, 20, 10 ये डोनेशन के करेंसी नोट्स वहां पे एक्सेप्ट किए जाते हैं और सारे शॉपकीपर्स या सारे लोग जो है इसको वाइडली एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट 100 के डिनोमिनेशन नोट में अगर आप लेके जाते हैं, आपका फैमिली साइज बड़ा है, आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो उतने बड़े अमाउंट को आप अपने साथ कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, रिस्क होता है। तो आप 2000 या 500 की करेंसी नोट्स में आप अपनी करेंसी को कैरी कर सकते हैं, जिसको आप बॉर्डर पे या एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वरी करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे 2000 या 500 के करेंसी नोट्स नहीं चलेंगे तो हम कैसे जाएंगे, इतना कैश कैसे मैनेज करेंगे। आप उसको 2000 या 500 के करेंसी नोट्स में लेके ट्रैवल कीजिए, बट उसको गेट इट एक्सचेंज एट द मनी चेंजर काउंटर्स सिचुएटेड एट द बॉर्डर और एट द एयरपोर्ट। इसके अलावा आप जो हमारे इंडियन एटीएम कार्ड्स हैं वो भी नेपाल के अंदर वैलिड हैं। ध्यान आपको एक चीज रखनी है कि आपका जो डेबिट कार्ड हो वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड हो और आपके डेबिट कार्ड के पीछे हमेशा ध्यान रखिए जो डेबिट कार्ड्स हैं उनके पीछे कुछ डेबिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जो नेपाल एंड भूटान में वैलिड नहीं होते हैं, तो उन डेबिट कार्ड्स के पीछे मेंशन किया होता है। तो आप जो भी डेबिट कार्ड अपने साथ प्लान कर रहे हैं कि आप उसको लेके नेपाल जाएंगे और उसको आप इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको यूज करना चाहेंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस एटीएम कार्ड को पीछे साइड में, बैक साइड में जरूर चेक कर लें कि कहीं उसके ऊपर ये तो मेंशन नहीं है कि दिस कार्ड इज नॉट वैलिड इन नेपाल एंड भूटान। अगर ऐसा कुछ है तो आप उस कार्ड को छोड़ के आप दूसरा कोई कार्ड अपने साथ कैरी करें या कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट अपने साथ लेके चलें। दूसरा, दोस्तों, जो आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है, करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स जो है आपको वो मिल जाते हैं काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आपको मनी चेंजर्स मिल जाएंगे। आप जब आप लैंड बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं तो इमिग्रेशन पॉइंट्स पे भी आपको जो है करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स आपको मिल जाते हैं, आप वहां से अपनी करेंसी चेंज कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि जब आप करेंसी अपनी एक्सचेंज करते हैं तो ध्यान रखिए कि करेंसी एक्सचेंज करने के टाइम पे आप उतना ही अमाउंट चेंज करें जितने की आपको लगता है कि जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर द स्टार्ट मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि आप 10,000 रुपीज जो है वो कन्वर्ट कराइए। तो अगर आप 10,000 रुपीज आप कन्वर्ट करते हैं
तो नेपाल और इंडिया की जो करेंसी रेट्स है वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम फिक्स रहती है और वो 1.6 का रेशियो चलता है। मींस कि अगर आप 10,000 इंडियन करेंसी अगर आप मनी चेंजर को देते हैं तो वो आपको 16,000 नेपाली रुपीज आपको देगा। आप उस 16,000 नेपाली रुपीज से अपनी जर्नी स्टार्ट करें और सपोज आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप पहले पहुंचे पोखरा, वहां पहुंचने के बाद आपको वो 16,000 रुपए आपके जो नेपाली थे वो एग्जॉस्ट हो गए, आपको अब और पैसे की जरूरत है। तो दोस्तों जो भी आपके होटल्स हैं, जो होटल्स हम प्रपोज करते हैं, मोस्टली वो लोग इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। आप अपनी इंडियन करेंसी उनको दे करके उनसे नेपाली करेंसी ले सकते हैं, या फिर अगर आप सिटी में हैं तो आप सिटी में जो मनी चेंजर्स हैं आप खुद जाके विजिट करके वहां से ले सकते हैं, या फिर जो हमारे ड्राइवर्स हैं आप उनको बताइए, वो आपको करेंसी नोट्स एक्सचेंज करा के आपको देंगे, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो करेंसी साइड से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 2500 के नोट्स लेके आइए, गेट इट एक्सचेंज, या फिर जो आपके एटीएम कार्ड्स हैं मेक श्योर कि वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स हो और वो ऐसा मेंशन ना हो कि वो नॉट वैलिड इन नेपाल एंड भूटान। आप अपने एटीएम कार्ड्स को आराम से इस्तेमाल कीजिए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी एटीएम कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर बैंक के चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। बैंक के चार्जेस बैंक टू बैंक, कार्ड टू कार्ड डिफर करता है, तो ये अपने बैंक से आप जरूर चेक कर लीजिए कि आपके पर्टिकुलर एटीएम कार्ड पे अगर आप इसको नेपाल के अंदर यूज करते हैं तो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, कॉलिंग बैक टू इंडिया। दोस्तों जब आप नेपाल पहुंचते हैं तो नेपाल पहुंचने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आती है कनेक्टिविटी की, कि आपका जो इंडियन नंबर है वो बंद हो जाता है और फिर जो है आप टोटली कट ऑफ हो जाते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से और वर्ल्ड से। तो उसके लिए जो है आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप नेपाल पहुंचते ही एक नेपाली सिम कार्ड परचेज कर लें। सिम कार्ड की कीमत जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है, 100 रुपीज में आपको सिम कार्ड मिल जाता है और उस 100 रुपीज में आपको एक टॉक टाइम वैल्यू भी मिलती है जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। जो होटल्स हम प्रोवाइड करते हैं या नेपाल के मैक्सिमम होटल्स, उनके अंदर आपको वाईफाई मिलती है और वाईफाई इन मोस्ट ऑफ द होटल्स आर फ्री। तो आप अपने वाईफाई को यूज करके होटल्स के अंदर आप अपने व्हाट्सएप या सिमिलर कोई एप्स जो आप यूज करते हैं उसको आप वॉइस या वीडियो कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ऑन द वे, ऑन द रोड अगर आप हैं उस टाइम पे आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे, उसके लिए जो है आप सिम कार्ड परचेज कीजिए और आप उस सिम कार्ड को यूज कीजिए, जिससे जो है आपकी कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर बनी रहेगी। ये चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि नेपाल से जो अगर हम कॉल बैक करते हैं इंडिया में, तो नेपाल से इंडिया कॉल बैक करने के चार्जेस जो हैं वो काफी सस्ते हैं। काफी सस्ते मीन्स मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। नेपाल से जब हम इंडिया कॉल करते हैं तो पर मिनट की जो कॉलिंग चार्जेस आती है वो तकरीबन 2.5 रुपए से 3 रुपए पर मिनट की आती है। वहीं अगर इंडिया से आपको उस नंबर पे कोई कॉल करता है, नेपाल में कोई कॉल करता है, तो जो पर मिनट की कॉलिंग चार्जेस आती है वो 12 to 13 रुपीज पर मिनट आती है। तो जब भी आप नेपाल में होते हैं तो ऑलवेज प्रेफर कि आप नेपाल से इंडिया कॉल करें। आप नेपाल से इंडिया कॉल करेंगे तो आपके जो कॉल चार्जेस हैं वो सस्ते आते हैं, आपके पैसे बचते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी नेपाल एंटर कर रहे हैं तो एक नेपाली सिम कार्ड आपके पास होना चाहिए, नेपाली सिम कार्ड आप परचेज करें। ये नेपाली सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा। सपोज आप किसी वजह से एयरपोर्ट पे नहीं ले पाते हैं तो आप सिटी के अंदर जब हैं, आप सिटी के अंदर किसी भी टेलीकॉम शॉप से आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप लैंड बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं तो इमिग्रेशन पॉइंट पे वहां पे आपको टेलीकॉम शॉप्स मिल जाएंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नेपाली सिम कार्ड परचेज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगता है, ध्यान रखिए कि नेपाली सिम कार्ड परचेज करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट का फोटोकॉपी या फिर वोटर आईडी का फोटोकॉपी देना होगा। इन 2 डॉक्यूमेंट्स के अलावा किसी तीसरे डॉक्यूमेंट पे आपको नेपाली सिम कार्ड नहीं इशू होगा, नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी जा रहे हैं तो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट हो जिसके बेसिस पे आप अपनी सिम कार्ड को परचेज कर सकें। नेक्स्ट आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर। दोस्तों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो जैसे कि हमारे इंडिया में है, हमारे जो सॉकेट्स हैं वो सेम वही जो है नेपाल में भी चलते हैं। डी टाइप का प्लग होता है हमारा। डी टाइप मीन्स जो आपके सर्कुलर और राउंड शेप के जो हमारे प्लग्स हम इंडिया में यूज करते हैं, सेम वो आपको नेपाल में भी यूज करने को मिलता है। अगर वहां पे हम वोल्टेज की बात करें तो 220 वोल्ट पावर सप्लाई एट 50 मेगाहर्ट्ज आती है। यूएसबी चार्जेस डिवाइसेस भी आपके पास वहां पे अवेलेबल हैं। और अगर आप अदर देन इंडियन नेशनल हैं, कहीं और किसी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको यूएस और यूरोपियन स्टाइल के सॉकेट्स भी मिल जाते हैं। तो पावर सप्लाई के हिसाब से आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको आपके सॉकेट्स अवेलेबल हैं, आपके जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रॉपर्ली वहां से यूज कर सकते हैं। तो नॉट टू वरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है आपके प्रॉपर चार्ज होंगे, आपका कैमरा प्रॉपर चार्ज होगा और आपका लैपटॉप प्रॉपर चार्ज होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
हमारा नेक्स्ट सेक्शन है प्लेसेस टू विजिट। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे बहुत सारे दोस्त इस सेक्शन के लिए ईगरली वेट कर रहे होंगे कि भाई जहां नेपाल में हमें जाना है, कौन सी जगह विजिट करनी है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो कब बताएंगे शर्मा जी। तो दोस्तों आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए मैं इस सेक्शन को आगे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि नेपाल में कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने के लिए हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आइए जानते हैं दोस्तों। प्लेसेस टू विजिट एट नेपाल, अगर आप देखें तो ये एक टेबल हमने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है और इस टेबल में हम जो भी प्लेसेस को कवर करते हैं उन प्लेसेस को हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है और मैं इन प्लेसेस को आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। वो प्लेसेस हैं काठमांडू, नागरकोट, कलिंचौक, दमन, पोखरा, सारंगकोट, जोमसम, जनकपुर, सौराहा, लुम्बिनी एंड बांदीपुर। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इन प्लेसेस के साथ मैंने एक टेबल में एक और फीचर डाला हुआ है, लाइक एडवेंचर, लीजर, माइस, पिलग्रिमेज, वाइल्ड लाइफ। तो और हर एक प्लेसेस के सामने जो है उनके जो है इंपॉर्टेंस वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। लाइकवाइज जैसे कि अगर आप काठमांडू की बात करते हैं तो काठमांडू को आप एडवेंचर के लिए प्रेफर कर सकते हैं, लीजर के लिए प्रेफर कर सकते हैं, माइस के लिए प्रेफर कर सकते हैं या पिलग्रिमेज के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप नागरकोट की बात करें तो नागरकोट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट और फेमस फॉर लीजर। अगर हम कलिंचौक की बात करें तो कलिंचौक अगेन इट्स फेमस फॉर एडवेंचर एंड लीजर। अगर हम दमन की बात करें तो दमन अगेन इज फॉर एडवेंचर एंड लीजर। अगर हम पोखरा की बात करें तो पोखरा में आप अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं, लीजर के लिए जा सकते हैं या माइस के लिए जा सकते हैं। सारंगकोट की अगर हम बात करें तो सारंगकोट इज इंपॉर्टेंट फॉर और फेमस फॉर इट्स लीजर एक्टिविटीज। जोमसम की बात करें दोस्तों तो जोमसम जो है इट्स प्योरली पिलग्रिमेज और जोमसम की जो खासियत है वहां पे भगवान विष्णु का मंदिर है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो मुक्तिनाथ भी कहते हैं या शालिग्राम भी कहते हैं। तो ये एक प्लेस ऐसा है जिसकी इम्पोर्टेंस पिलग्रिमेज है और मैं बताऊं आपको कि हमारे साउथ इंडिया से, गुजरात से बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं जो जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होता है जोमसम या मुक्तिनाथ विजिट करना। जनकपुर अगेन जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है पिलग्रिमेज, माता जानकी की वजह से ये फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारा सौराहा। अगर आप वाइल्ड लाइफ और लीजर अगर आप चाहते हैं तो सौराहा आपकी लिस्ट में होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ के लिए यहाँ पे जो है आपका चितवन नेशनल पार्क है। चितवन नेशनल पार्क में आप आराम से विजिट कर सकते हैं, जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ हैं, जो एनिमल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चाहिए कि भैया आप नेचर के लैब में रहें, आराम से आप एंजॉय करें, तो आप लीजर के लिए भी सौराहा को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लुम्बिनी। लुम्बिनी अगेन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो पिलग्रिमेज के लिए है। लुम्बिनी इज फेमस और नोन फॉर बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जो हमारे बुद्धिस्ट टूरिस्ट आते हैं, बुद्धिस्ट हमारे जो पिलग्रिमेज टूर्स आते हैं, उनके हिसाब से जो है हमारा ये लुम्बिनी जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप बांदीपुर की बात करते हैं तो बांदीपुर इज फेमस फॉर इट्स लीजर एंड एडवेंचर एक्टिविटीज। दोस्तों तो ये एक रफ आइडिया है हमारा कि हम इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज और कौन कौन सी जगह पे हम क्या प्लान करते हैं। मैं अपने अगले सेक्शंस में, अगले वीडियोस के इस सीरीज के अगले वीडियोस में मैं हर एक डेस्टिनेशन के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको दूंगा, जिसमें हर एक जगह के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा और हर एक जगह के बारे में आपको चीज़ों का वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या विजिट करना है, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। और उसके हिसाब से ही हमारी एक आइटनरी होगी कि 4 नाइट 5 डेज में हम किन प्लेसेस को रख सकते हैं, 5 नाइट 6 डेज में क्या रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 6 नाइट 7 डेज में क्या होगा, 9 नाइट 10 डेज में क्या होगा। तो वो हमारी एक स्टैंडर्ड आइटनरी है। बट अगर आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर आइटनरी है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो हम आपके लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो आइटनरी है वो उसमें हम हैंड पिक प्लेसेस जो है वो डालते हैं। स्टैंडर्ड आइटनरी, कस्टमाइज्ड एज पर योर चॉइस। तो इस चीज से आप निश्चिंत रहें कि आपके जो टूर प्लान होंगे वो हमने फिक्स कर दिए, तो उसके हिसाब से रहेगा, कस्टमाइज नहीं होगा। दोस्तों हम फिक्स डिपॉजिट्स भी प्लान करते हैं और साथ ही साथ आपके लिए कस्टमाइज्ड टूर प्लान्स भी प्लान करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन हमारा थिंग्स टू डू। इस सेक्शन में हम बात करेंगे एडवेंचर एक्टिविटीज की, फूड्स की एंड शॉपिंग की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये सेक्शन। दोस्तों नेपाल इज द पैराडाइज फॉर एडवेंचर लवर्स। आप नेपाल के अंदर पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, अल्ट्रालाइट फ्लाइट एंड ट्रैकिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेपाल में जो ट्रैकिंग के रूट्स हैं, एवरेस्ट बेस कैंप एंड अन्नपूर्णा बेस कैंप, तो वो फेमस ही हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे शॉर्ट ट्रैक्स होते हैं
जैसे कि आपका धमपुस ट्रैक है, आपका नागरकोट ट्रैक है, आपका चंगुनारायण ट्रैक है। तो ये सारे ट्रैक्स जो है शॉर्ट ट्रैक्स हैं। अगर आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है तो ये शॉर्ट ट्रैक्स भी हम ऑर्गेनाइज आपके लिए कराते हैं। बट अगर आप माउंटेनियर हैं और आपको जो है अन्नपूर्णा बेस कैंप या एवरेस्ट बेस कैंप जाना है तो ध्यान रखिए ये ट्रैकिंग जो है वो मिनिमम 20 डेज की होती है, 10 डेज फॉर गोइंग एंड 10 डेज फॉर कमिंग बैक। तो अगर आप पर्टिकुलरली ट्रैकिंग के लिए प्लान कर रहे हैं और अन्नपूर्णा बेस कैंप या एवरेस्ट बेस कैंप की प्लानिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके पास कम से कम 20 दिन का समय होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास अगर 4 से 5 दिन का टाइम है तो आप नेपाल आइए, विजिट कीजिए और दूसरी एक्टिविटीज को जो है, दूसरे एडवेंचर एक्टिविटीज को जो है आप एंजॉय कीजिए। और अगर आपका ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी एक शॉर्ट ट्रैक जो है हमारे साथ प्लान कर सकते हैं। जो हमारे ट्रैवल एडवाइजर्स हैं आप उनको बताइए, आपकी आइटनरी में जो है वो चीजें ऐड की जाएंगी और आपको जो है ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस कराया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फूड की अवेलेबिलिटी। फ्रेंड्स नेपाल के अंदर जो है आपका जो फूड का एक लोगों को जो है हमारे जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं उनको हमेशा एक चैलेंज रहता है कि भाई इंडियन फूड हमें नेपाल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और टू बी वेरी स्पेसिफिक चाइनीज फूड या गुजराती फूड या महाराष्ट्रियन फूड हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन फूड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहिए, नेपाल में आपके सारे मेजर सिटीज में हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं और उन इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है आपको सारी वैरायटी के फूड आपको मिलते हैं। बट मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप जिस भी कंट्री में हैं आप अपने इंडियन फूड तो टेस्ट कीजिए ही कीजिए, बट वहां की स्पेशलिटी जो है आप उनको जरूर टेस्ट कीजिए। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नेपाल के अंदर हैं तो वहां पे मोमो एंड थुपका ये चीजें जरूर ट्राई कीजिए और आप इसका जो है आनंद लीजिए। रही बात आपके इंडियन फूड्स की तो आपको सारी वैरायटी के इंडियन फूड्स जो है आपको नेपाल के अंदर मिलते हैं, तो आपको कंसर्न या वरी होने की जरूरत नहीं है कि आपको फूड वहां पे किस टाइप का मिलेगा या मिलेगा, इंडियन फूड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इंडियन फूड्स की सारी वैरायटी अवेलेबल है एंड वाइडली अवेलेबल है। यस, कुछ एक सिटीज में, कुछ एक रेस्टोरेंट्स में प्राइस का इशू जरूर हो सकता है कि आपके कुछ स्पेसिफिक रीजनल फूड्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको पता होगा कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा और अपना इंडियन फूड जो है वो एंजॉय कीजिए। चाहते हैं हम अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। दोस्तों स्पेशली लेडीज ये पॉइंट आपके लिए है। अगर आप नेपाल के अंदर हैं और आपने शॉपिंग नहीं की तो आई थिंक घर जाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपने विजिट तो कहीं किया ही नहीं, आपने टूर तो कहीं किया नहीं, ट्रैवल तो आपने किया नहीं। तो यस, आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस भी नेपाल में आप कर सकते हैं, बट यहाँ कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहली चीजें कि नेपाल जो है एक टाइम पे फेमस हुआ करता था फॉर द शॉपिंग ऑफ वुलन क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बट आज के दिन में वुलन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों जो है मैं रिकमेंड करता हूं कि आप वहां से परचेज ना करें। रीजन बिहाइंड इज कि जो वुलन गुड्स हैं वहां पे वो मोस्टली मेड इन इंडिया, स्पेसिफिकली फ्रॉम लुधियाना, और अगर मैं बात करूं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की तो सारी जो है वो मेड इन चाइना आपको मिलेंगे। बट अगर आपको इसके अलावा कोई चीज परचेज करनी है तो क्या करनी है वो है दोस्तों शेवोनियर। शेवोनियर आप परचेज कर सकते हैं। आप इंडिया आने के बाद अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को वो शेवोनियर्स गिफ्ट कर सकते हैं या आप अपने ड्राइंग रूम में उनको सजा सकते हैं फॉर द मेमोरी। और उनमें आप क्या परचेज कर सकते हैं उसको, वो है आपका तानका पेंटिंग, पेपर, राइस पेपर आइटम्स, स्टैचूज एंड मासेस, हैंड बैग्स, सिंगिंग बॉल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो आप इन चीजों को परचेज कीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, अदरवाइज आपको इंडिया वापस आने के टाइम पे कस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक हैंडसम अमाउंट का अपने ये चीजें सेवनियर्स परचेज करते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आप इनको लेके इजीली इंडिया आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें, जो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा वो है आपका नेगोशिएशन। यस, हमारी इंडियन लेडीज परचेजिंग करें और नेगोशिएट ना करें ऐसा हो नहीं सकता। और मैं ये नहीं कहूंगा कि नेपाल में नेगोशिएशन नहीं होता है। दोस्तों आप नेपाल में भी नेगोशिएशन करते हैं, नेपाल में भी नेगोशिएशन होता है, बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जब आप किसी भी शॉप में हैं और आप कोई भी अपनी आइटम की प्राइस को चेक कर रहे हैं तो चूंकि उनकी भी करेंसी रुपीज है, आपकी भी करेंसी रुपीज है, तो वहां पे प्राइस कंफ्यूजन, करेंसी कंफ्यूजन आपका हो जाता है। और अगर उन्होंने प्राइस आपको नेपाली रुपीज में बताया है और आप उसको इंडियन रुपीज में पे करके चले जाते हैं तो आपका लॉस है। उस चीज को पहले टेक कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं।
नहीं, आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि भैया ये प्राइस आपने इंडियन रुपीज में बताया है या नेपाली रुपीज में। अगर आपने ये बोला तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपको सीधा कहेगा सामने वाला कि भैया ये हमने आपको इंडियन रुपीज में बताया, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आपने करना यह है कि जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने आपको 100 रुपए का बताया, तो आप उनसे ये कहिए कि भैया ये 100 रुपए नेपाली तो काफी एक्सपेंसिव हो गया, इतने इससे कम में तो हमारे यहाँ इंडिया में मिल जाता है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस जो है वो 50 रुपए नेपाली होनी चाहिए थी या 60 रुपए नेपाली होनी चाहिए थी। इससे क्या होगा कि आपने अपनी तरफ से अपना मैसेज सामने वाले को क्लियर कर दिया कि आपने जो प्राइस एज्यूम किया है वो प्राइस आपने नेपाली रुपीज में लिया है, ना कि इंडियन रुपीज में। तो सामने वाला आपसे ये नहीं कह सकता कि भैया ये इंडियन है या नेपाली है वंस जब आप सामान को परचेज कर लें, जब आप पेमेंट के ऊपर जाते हैं। ये कंफ्यूजन जो है वो वही नेगोशिएशन से आपकी जो है वो खत्म हो जाती है। आपका ये डाउट जो है वो सामने वाले के दिमाग से निकल जाएगा कि भैया मैंने इनको तो इंडियन बताया है, नेपाली बताया है। आपका मैसेज उन तक क्लियरली पहुंच गया। नेक्स्ट, जब आप प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं तो प्राइस आप नेगोशिएट कीजिए, उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। ध्यान रखिए, हमें प्राइस नेगोशिएट करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तो आपने प्राइस पूछा, सामने वाले शॉपकीपर ने आपको एक रेट बताया, आपको लगता है कि हाँ वो ठीक है, इतने में आप परचेज कर सकते हैं या इतना इसका प्राइस ओके है, आप उसको परचेज कीजिए। या आप अपनी तरफ से उनको एक काउंटर ऑफर दीजिए। काउंटर ऑफर में अगर वो एक्सेप्ट करता है वेल एंड गुड, आप उसको अपना एक सेकंड काउंटर ऑफर दीजिए कि भैया चलो ठीक है, अच्छा इतने में कर दो आप। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है, आप उसको एक प्यारा सा स्माइल दीजिए और थैंक यू बोल के आप नेक्स्ट शॉप पे चले जाइए, आप वहां से इसको परचेज कीजिए। आर्ग्यूमेंट मत कीजिए दोस्त, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपका अपना देश नहीं है, आप एक दूसरी कंट्री में है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब आप दूसरी कंट्री में है तो हमेशा आपको अपना बिहेवियर जो है वो फ्रेंडली रखना है, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ आपको चलना है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, ये जो वीडियो था हमारा अभी तक, इस वीडियो में हमने आपको मैक्सिमम कवर किया कि भाई नेपाल के बारे में बताने की कोशिश की, और नेपाल में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, शॉपिंग क्या करनी है, क्या घूमना है, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी। हम अपने अगले वीडियो में आपको नेपाल के बारे में और भी जानकारी देंगे, आइटनरीज के बारे में बताएंगे, डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भैया शर्मा जी आपने ये तो बता दिया, अब ये तो बताओ कि पैकेज बुक कैसे करना है आपसे। दोस्तों, पैकेज बुक करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर गोरखपुर के नियर बाई हैं तो आप हमें यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर ऑफिस। आप हमारे ऑफिस आइए, हमें विजिट कीजिए। आप हमें विजिट करके भी यहाँ से सामने बैठ करके आप अपने पैकेज को फाइनल कर सकते हैं। आप ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है inquiry@safarjini.com। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा कॉलिंग नंबर है 7460012551। अल्टरनेट नंबर है 7460087777। आप इन्हीं नंबर्स के ऊपर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है कि आवर कंपनी इज अवार्डेड एज बेस्ट ट्रैवल कंपनी इन पूर्वांचल बाय पूर्वांचल आइकॉन अवार्ड्स फॉर ईयर 2019। आप हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सफरजनी। आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।